हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के 20 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिकल 13 किस चीज़ की बात करता है और हमें क्या बताता है। तो जो आर्टिकल 13 है वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, यानी कि जब संविधान प्रारंभ नहीं हुआ था, संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में जो लागू जितनी भी विधियाँ थी, जितने भी लॉज थे, वो उस मात्रा तक वॉइड होंगे यानी शून्य होंगी जहाँ तक वे मूल अधिकारों के उपबंधों से असंगत हों, यानी उनसे मेल ना खाती हों। तो कोई भी लॉ जो संविधान के लागू होने से पहले है ना, कोई भी विधि वो उस मात्रा तक लागू होने के बाद शून्य रहेगी जहाँ तक वो मूल अधिकारों के उपबंधों के उल्लंघन में हो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हो। अब इसमें एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताई गई है वो ये है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, जो स्टेट है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। और इस खंड के उल्लंघन में जो भी विधि बनाई जाती है वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। तो एक तरीके से अगर हम आर्टिकल 13 को देखें तो ये जो आर्टिकल 13 है ये फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात ही करता है ना। ना तो संविधान के लागू होने से पहले जो लॉस थे वो मान्य होंगे अगर संविधान लागू होने के बाद वो मूल अधिकारों के विरोध में हो, और ना ही स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों, उनको छीनते हों या कम करते हों। तो ये तो थी आर्टिकल 13 की बात। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो है आर्टिकल 14। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। भारत में सभी को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण दिया गया है, यानी कि जो प्रोटेक्शन मिला है लॉ का उसकी बात करता है। और साथ ही लॉ की नज़र में, विधि की दृष्टि में सब लोग समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राइट टू इक्वालिटी में आता है आर्टिकल 14, क्योंकि 14 से लेके जो 18 तक है उसमें राइट टू इक्वालिटी दिया गया है और आर्टिकल 14 हमें वही सारी इक्वालिटी के बारे में हमें बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, जो वाक स्वतंत्रता आदि प्रकार के अधिकारों को संरक्षण देता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ ही और दूसरे प्रकार की जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन देता है। देखिए, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार के फ्रीडम जो हैं वो हमें दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में इन चीज़ों को बताऊंगी। सबसे पहली स्वतंत्रता आती है बोलने की और अपनी बात अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। उसके बाद आता है संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ये भी हमें तीसरा फ्रीडम मिला है आर्टिकल 19 में। इसके बाद चौथा आता है भारत में बिना रुकावट के आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की, यानी कि रहने की और बस जाने की स्वतंत्रता। और छठी स्वतंत्रता आती है इसमें कोई भी व्यापार, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इतने सारे फ्रीडम हमें आर्टिकल 19 देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हमें सबको पता ही होना चाहिए कि हमें किस तरह का फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 है वो 19 से लेकर 22 तक दिए गए हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, राइट टू फ्रीडम में आता है। और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें पता होनी चाहिए कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, हम बिना रुकावट के घूम फिर सकते हैं इंडिया में कहीं भी, और हम भारत में किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं और कोई भी व्यापार, उपजीविका या कारोबार कर सकते हैं। तो ये थी आर्टिकल 19 की बात। इसके बाद आता है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जो सभी व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सभी को जीने का अधिकार देता है। और ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता उसके जीने के अधिकार से, यानी हर व्यक्ति को भारत में जीने का अधिकार है।
और ये संरक्षण एक विदेशी को भी मिला हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वो व्यक्ति वर्ड का यूज़ हुआ है, ना कि नागरिक का। अगर मान लीजिए सपोज़ कि यहाँ पे नागरिक वर्ड होता तो उसका मतलब क्या होता कि जीने का अधिकार सिर्फ नागरिक को मिला है, किसी विदेशी को नहीं। लेकिन आर्टिकल 21 हमें व्यक्ति वर्ड का यूज़ इसमें हुआ है और सभी को जीने का अधिकार देता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21A, जो शिक्षा के मूल अधिकार की बात करता है। 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। इसके बाद जो है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 क्या बताता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी कारखाने में, किसी खान में काम करने के लिए या किसी भी ख़तरनाक जगह पे काम करने के लिए नियोजित या एम्प्लॉय नहीं रखा जा सकता। तो एक तरीके से जो आर्टिकल 14 है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है, बाल श्रम पर रोक लगाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा में भी बहुत ज़्यादा रहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर, कारखाने में, खान में या ख़तरनाक जगह पे लगाने पर रोक लगाता है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल या अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, जो जितने भी भाग 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उन सबको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से उनको संरक्षण देता है और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का हमें अधिकार देता है। अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसके उल्लंघन को रोकने के लिए 5 प्रकार की रिट्स उसमें दी गई हैं। ये 5 प्रकार की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है आर्टिकल 32 में अपनी पावर का यूज़ करते हुए। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 तरह की ये रिट हैं। मैंने इन रिट पर सभी पर अलग अलग केसेस के साथ सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं, उन पे कौन कौन से केस लॉज हैं और इन रिट का मतलब क्या है और कब इनको जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ये कह रहा है कि भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में, यानी पूरे इंडिया में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रयास करने का प्रयास कौन करेगा, प्राप्त करने का प्रयास राज्य करेगा, स्टेट करेगा। इसमें केस भी है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका लैंडमार्क केस है ये, सरला मुद्रल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। और मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कौन कौन से लैंडमार्क केस हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके पक्ष विपक्ष के तर्क वगैरह क्या हैं, सब पर पूरा मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो ये वाला जो आर्टिकल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस केस में कोर्ट ने समान सिविल संहिता को लागू करने पर जोर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो है 51A, जो सभी नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्यों की बात करता है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी बात करता है। इस अनुच्छेद को देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। पहले इसमें केवल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से 2002 में जोड़ा गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमें बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 72 यानी कि 72। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को अपराध में दोष सिद्ध ठहराए गए, यानी जो दोष सिद्ध है अपराध में, राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहराया गया है उसको दंड को क्षमा करने की ये शक्ति देता है। तो जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो ऐसे व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं जिस व्यक्ति को अपराध में दोष सिद्ध ठहराया गया है। और देखिए किस तरह के दंड में जो राष्ट्रपति हैं वो उसके दंड को क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सेना न्यायालय के द्वारा दंडित अपराधी। जो अपराधी है वो सेना न्यायालय के द्वारा दंडित होना चाहिए, है ना, मिलिट्री कोर्ट के द्वारा उसको दंड दिया गया हो। दूसरा है जहाँ विधि के विरुद्ध अपराध किया गया है, तो जिस विधि के विरुद्ध अपराध किया गया है उस विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होना चाहिए, यानी कि वो विषय एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसके लिए उसे दंडित किया गया है जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर उस पर
लागू होती हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत वो विषय आना चाहिए। तीसरा है जहाँ मृत्यु दंडादेश दिया गया हो, यानी कि अगर किसी को मौत की सज़ा मिली है, मृत्यु दंड मिला है, जैसे फॉर सपोज मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा मिली है, तो उस मामले में भी प्रेसिडेंट जो है वो उस व्यक्ति की, उस अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। पहला, सेना न्यायालय द्वारा वो दंडित हो, उसको मृत्यु दंड मिला हो, और तीसरा ये है कि उस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है 105। 105 में संसद सदस्यों के विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको कौन कौन से विशेष अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। पहला है, उन्हें संसद में देखिए बोलने की स्वतंत्रता है, वो संसद में जैसी चाहे वैसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए उन पर किसी तरह का कोई केस फाइल नहीं होगा, किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। दूसरा विशेष अधिकार जो उन्हें मिला है वो है, संसद में किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या मत के संबंध में उनके विरोधी किसी न्यायालय में, उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। यानी कि एक तो हो गई बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा हो गई मत की स्वतंत्रता, है ना, जो वो मत देते हैं, है ना, कोई वोटिंग करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसमें किसी कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और तीसरी हो गए ऐसे विशेष अधिकार या शक्तियाँ जिन्हें संसद समय समय पर विधि बनाकर उनको देती है। तो 3 तरह के यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाले जो विशेष अधिकार हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स को दिए गए हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123। इसमें कहा गया है कि जब तुरंत कार्यवाही की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो दी गई है। अब वो जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट जो जारी करते हैं उसका क्या प्रभाव होगा, तो उसका प्रभाव हमें, उसका इफ़ेक्ट बताना है। तो इफ़ेक्ट जो होगा उसका वही होता है जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यानी जो पार्लियामेंट जो भी एक्ट पास करती है, जो उसका इफ़ेक्ट होगा वही उस ऑर्डिनेंस का इफ़ेक्ट होता है जो प्रेसिडेंट जो है वो जारी करते हैं। जब तुरंत कार्यवाही की ज़रूरत होती है तब वो जारी होता है। लेकिन अध्यादेश जारी करने के समय संसद के जो दोनों सदन हैं वो सेशन में नहीं होने चाहिए। और वो जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने जारी किया है उसका टाइम लिमिट कितना है, कब तक वो जारी रहता है, या तो 6 सप्ताह तक, 6 हफ्ते तक वो जारी रहेगा, या राष्ट्रपति के ऑर्डर तक, जब तक राष्ट्रपति ऑर्डर ना दे उसको रिपील करने का। तो एक तरीके से यहाँ पे 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसके बाद आता है अनुच्छेद 161। ये क्या कह रहा है, ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दे रहा है। जिस तरह से आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को क्षमा करने की शक्ति दे रहा है, माफ़ करने की शक्ति दे रहा है किसी अपराधी को, तो इसी तरह से ये वाला जो आर्टिकल है ये राज्यपाल को वही सेम पावर देता है। बट इसमें इसकी जो दायरा है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट थे वो तो मृत्युदंड से दंडित अपराधी को भी क्षमा कर सकते हैं, और जो आपका सेना न्यायालय द्वारा दंडित अपराधी हैं उसको भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यपाल जो है वो सिर्फ उन्हीं मामलों में किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का अगर कोई विषय है तो उसको क्षमा किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे बात स्टेट की है, राज्य की है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जिस विषय पर विस्तार है, जिसके बारे में वो अपराध किया गया है, उसमें राज्यपाल जो है उस व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर सकते हैं। ना तो वो सेना न्यायालय द्वारा दंडित अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के द्वारा दंड दिया गया हो, ना ही जैसे मृत्यु दंड मिला हो, जैसे कि फांसी की सज़ा मैंने बताया था। फांसी की सज़ा में या कोई भी और मृत्यु दंड अगर दिया गया है तो उसमें राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। तो ये अंतर है दोनों में, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति में। इसके बाद है आर्टिकल 213। ये बिल्कुल सेम है 123 की तरह से। जैसे प्रेसिडेंट को 123 में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई है, ऐसे ही इस आर्टिकल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो दी गई है। राज्यपाल को जब लगता है कि तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत है और विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये अनुच्छेद देता है, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 226 जो हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। जैसे हमने पढ़ा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कब करेगा, जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। वही 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति जो है वो हाई कोर्ट्स को दी गई है आर्टिकल 226 के तहत।
हाई कोर्ट क्या करेगा कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के लिए भी उन रिट को जारी कर सकता है या अन्य प्रयोजनों के लिए भी कोई आदेश, निर्देश या रिट निकालने की शक्ति रखता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आर्टिकल 32 की तुलना में जो 226 है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो विस्तार वाला है। इसके बाद आता है आर्टिकल 300A। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को इसमें दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? आर्टिकल 31 में था, उसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया और नया आर्टिकल बना के उसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल कर लिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, सिर्फ एक संवैधानिक अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका जो है वो नहीं डाल सकते। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन अब संपत्ति का जो अधिकार है वो केवल एक संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 352, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या देता है ये हमें अधिकार? ये बताता है हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हमें बताता है। देखिए कब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाएगा कि गंभीर आपात विद्यमान है, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या देश में युद्ध हो रहा है, बाह्य आक्रमण हो गया है ना, किसी ने बाहर, किसी देश ने हम पर हमला कर दिया है, युद्ध हो रहा है, या मिलिट्री का कोई विद्रोह हो गया है, तो इस तरीके से है ना, हथियारों का कोई विद्रोह हो गया है हथियारों के साथ, तो भारत या उसके किसी भाग की अगर सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा संकट में है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, तो वहाँ पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए एक उद्घोषणा जारी करते हैं राष्ट्रपति, और जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति लेनी बहुत ज़रूरी है, उसको सूचना देनी बहुत ज़रूरी है मंत्रिमंडल को कि अब इमरजेंसी जो है वो लगेगी। ऐसी जो उद्घोषणा होती है वो संसद में देखिए 1 महीने के अंदर अंदर पारित होनी बहुत ज़रूरी है, 1 मंथ के अंदर उसको पारित होना चाहिए। और पहली बार में जब लगती है तो 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है ऐसी जो नेशनल इमरजेंसी है, और बाद में आप 6 महीने के बाद उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कोई लिमिट नहीं है नेशनल इमरजेंसी लगाने की, अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं, कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट इसकी नहीं है, लेकिन शुरू में इसको 6 महीने के लिए ही लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है 356 जो किसकी बात करता है? स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। स्टेट में जब इमरजेंसी लगती है तो वो किन आधारों पर लगती है? तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति को राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलता है, राज्यपाल ही राष्ट्रपति को इस बात से इन्फॉर्म करते हैं कि जो स्टेट है, जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं, उस स्टेट में संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है वो प्रोविज़न नहीं चल रहा है, मतलब उस स्टेट का जो शासन है, जो गवर्नेंस है, वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अनुसार वो नहीं चल रही है। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे जो है वो राज्य आपातकाल की घोषणा करेंगे, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। घोषणा के बाद क्या होता है कि राज्य सरकार के जितने भी कार्य और शक्तियाँ होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। ये भी देखिए 6 महीने के लिए ही लागू रहती है, लेकिन इसका एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 साल। स्टेट इमरजेंसी जो लगती है वो मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाई जा सकती है। उद्घोषणा के बाद राज्य विधानमंडल की जो शक्तियाँ होती हैं वो संसद के द्वारा यूज़ की जाती हैं। जो स्टेट में विधानमंडल काम कर रहा है उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उन पावर्स का यूज़ करता है। तो इस तरह से 3 साल के लिए इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट है, और शुरुआत में ये भी 6 महीने के लिए लग सकती है। जिस तरह से नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए लग सकती थी, लेकिन वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम के लिए वो लग सकती थी, अनिश्चित काल के लिए, कोई टाइम लिमिट इसके लिए नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 360, जो हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में। यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्त संकट में है, मतलब कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है जो उद्घोषणा है वो जारी की जा सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति। ये वाला जो आर्टिकल है 368, जो संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को देता है और उसकी प्रक्रिया के बारे में हमें बताता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब देखिए इसमें 3 तरह का प्रोसीजर दिया गया है, 3 प्रकार की प्रक्रिया इसमें दी गई है। पहला है संशोधन की साधारण प्रक्रिया,
दूसरी है उसकी विशेष प्रक्रिया, और तीसरा है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति। तो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, साधारण तरीके से, विशेष तरीके से, और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी से। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368, सिर्फ एक ही आर्टिकल है अमेंडमेंट का, लेकिन इसमें जो शक्ति है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ये बात करता है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में उन सभी 20 आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश की है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में ये 20 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।